कभी सोचा है कि जहाँ एक तरफ यूरोपियन कंट्रीज भर भर के फ्री चीजें देने के बाद भी उनका इकोनॉमी इतना स्ट्रांग है, वही दूसरी तरफ इंडिया कुछ बेसिक चीजें जैसे फ्री रेशन, हॉस्पिटलाइजेशन और कहीं कहीं पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से यहाँ का पूरा बजट क्यों हिल जाता है। हाय गाइस, मेरा नाम है सायन एंड दिस इज माय फर्स्ट डिटेल वीडियो ऑन इंडियन इकोनॉमी। आज हम समझेंगे कि क्यों हम इतना पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स और कब हम भी जीडीपी के साथ साथ एक डेवलप लाइफस्टाइल भी अचीव कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं इंडिया की पोजीशनिंग से। तो देखो, इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है और हर स्टेट में अपनी एक खुद की सरकार है। जैसे यूपी में बीजेपी, वेस्ट बंगाल में टीएमसी और तमिलनाडु में डीएमके। अभी हर सरकार के ऊपर दो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। पहला, अपने स्टेट्स को डेवलप करना और दूसरा, अपने सिटीजन्स को बेसिक लाइफस्टाइल चीजें प्रोवाइड करना जैसे रोड्स, हेल्थ, एजुकेशन और इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि सरकार अपने वोटर्स को खुश करने के लिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पे ज्यादा फोकस करता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बजाय। और यही से शुरू होता है फ्रीबीज का कल्चर, जहाँ वेलफेयर का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जैसे एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर। वहीं पे फ्रीबीज का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लॉलीपॉप्स जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, गैस या फिर 1000 रुपए मंथली। लेकिन ऐसा भी नहीं कि फ्रीबीज गलत है, क्योंकि इंडिया में 27% पॉपुलेशन ऐसा है जिनका हाउस होल्ड इनकम बिलो पॉवर्टी लाइन है। मतलब इतने सारे लोग बेसिक चीजें तक अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इनके लिए फ्रीबीज तो एक वरदान है। पर कई स्टेट्स में फ्रीबीज दिए जाते हैं सिर्फ ज्यादा से ज्यादा वोट्स मिलने के लिए, जो सही बात नहीं है। और अभी बढ़ते हैं हमारी दूसरी क्वेश्चन की तरफ कि इन फ्रीबीज की वजह से हमारा बजट कैसे हिल जाता है। तो देखो, साल 2025 के लिए इंडिया का टोटल बजट पास हुआ था 47 लाख करोड़ का और हर साल इंडिया के बजट का 30 से लेकर 35% चला जाता है इन फ्री स्कीम्स और सब्सिडीज पे। और यही वो रीजन है कि गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और इनोवेशन पे खर्च करने के लिए लिमिटेड फंड्स बचते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें इंडिया की इनकम का, तो फिस्कल ईयर 2024 से लेके 2025 तक इंडिया का टोटल रेवेन्यू था 31 लाख करोड़। तो अभी सवाल ये आता है कि जब यूरोपियन कंट्रीज फ्री एजुकेशन और हेल्थ केयर दे सकता है, वो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का, तो हम क्यों नहीं? जिसका सिंपल रीजन है टैक्स बेस और प्रोडक्टिविटी। यूरोप में पर कैपिटा इनकम है 40 लाख से भी ज्यादा, जो कि इंडिया में है सिर्फ 2 लाख के आसपास। वहाँ पे ज्यादा लोग टैक्स देते हैं और इकोनॉमी हाईली एफिशिएंट है। और इंडिया में 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली टैक्स देते हैं। मतलब 95% पॉपुलेशन सिर्फ इनडायरेक्टली बेनिफिट्स ले रही है। तो ये जो फ्रीबीज है, ये शॉर्ट टर्म में तो वोट दिलवा देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिस्कल डेफिसिट बढ़ा देती है। और जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, यानी कि खर्चा इनकम से ज्यादा होने लगता है, तो या तो टैक्स बढ़ाना पड़ता है या तो ज्यादा से ज्यादा लोन्स लेने पड़ते हैं, जिसका रिजल्ट होता है इन्फ्लेशन, करेंसी डिप्रिसिएशन और लो ग्रोथ। तो क्या फ्रीबीज गलत है? पूरी तरह से नहीं, लेकिन इसका सही बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे वेलफेयर स्कीम्स फ्यूचर रेडी इंडिया के लिए जरूरी है। फ्री स्कूटर्स और फ्री कैश से तो कई ज्यादा जरूरी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल है कि जब इंडिया का इनकम 31 लाख करोड़ का हुआ और वही खर्चा 47 लाख करोड़ का, तो वही इंडिया में टैक्स बढ़ने की जगह गिर कैसे गया और वही जीएसटी का भी स्लैब नीचे आ गया। तो इंडियन इकोनॉमी में आखिर चल क्या रहा है? तो यहाँ मेन गेम है फिस्कल स्ट्रेटेजी का, यानी गवर्नमेंट का मेन गोल अभी लोगों से ज्यादा टैक्स लेना नहीं, बल्कि ज्यादा लोगों को टैक्स बेस में लाना है। मतलब अगर पहले 10 लोगों से 100 रुपए करके टैक्स ले रहे थे, तो अभी 100 लोगों से 50 रुपए करके ले लो। ओवरऑल पैसा भी बढ़ गया और पब्लिक का ट्रस्ट भी बना रहा। दूसरा है कंजम्पशन बूस्ट स्ट्रेटेजी। जब जीएसटी का रेट कम हुआ तो लोग ज्यादा खर्चे करने लगे, ज्यादा खर्चे करने लगे तो डिमांड बढ़ गई, और जब डिमांड बढ़ गई तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ा, और जब प्रोडक्शन बढ़ गई तो इनडायरेक्टली ज्यादा जॉब्स क्रिएट होने लगे। तो अभी नए जॉब्स क्रिएट हुए तो मार्केट में ज्यादा मनी फ्लो होने लगा और ये एक चेन रिएक्शन बन गया। अभी तीसरा पॉइंट है बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट्स। देखो, फिस्कल डेफिसिट मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं है। गवर्नमेंट या तो पैसा बोरो करती है या डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू रेज करती है। जैसे एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करना, एलआईसी का आईपीओ लाना और अभी पीएसयूज का डिसइन्वेस्टमेंट। ये सब कुछ मार्केट में पैसा लाते हैं और ये सब शॉर्ट टर्म पेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गेन। क्योंकि अगर इकोनॉमी ग्रो करती रही तो डेफिसिट अपने आप कम हो जाएगा। और एक बोनस पॉइंट है डिजिटल टैक्स एफिशिएंसी। डिजिटल पेमेंट्स और जीएसटी ई इनवॉइसिंग ने लीकेजेस कम कर दिए। पहले जो ब्लैक इकोनॉमी में पैसा फंसा रहता था, वो अब विजिबल है। मतलब टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, वो भी बिना टैक्स बढ़ाए। तो क्या ये सब सफिशिएंट है इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए? क्या किसी और कंट्री ने ये मेथड ट्राई किया है? देखो, ग्लोबली ये मेथड बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिंगापुर। सिंगापुर ने भी यूज किया था ये लो टैक्स हाई ट्रस्ट मॉडल, जिसने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए टैक्स बढ़ाने के बजाय उन्हें सिंप्लीफाई कर दिया था। उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ 17% रखा और जीएसटी सिर्फ 8%। और रिजल्ट्स, उनके टैक्स कंप्लायंस 95% से भी ऊपर है, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट है कि उनका पैसा वेस्ट नहीं हो रहा। गवर्नमेंट उनके टैक्स से वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर और हाउसिंग दे रही है। दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाइना। चाइना ने 2000s के दौरान अपना फिस्कल डेफिसिट बढ़ा के एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बूम क्रिएट किया। उन्होंने नए सिटीज, पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए और अगले 10 सालों में उनका जीडीपी 3 गुना बढ़ गया।
इंडिया भी अभी वही कर रही है, रेलवेज, एक्सप्रेसवेज, रिन्यूएबल एनर्जी और मेकिंग इंडिया जोन्स में इन्वेस्टमेंट। पर ये सब एक ही कंडीशन में काम करता है, जब पैसा सही जगह लगाया जाए। अगर टैक्स का पैसा प्रोड्यूसिव एसेट क्रिएट करने में लगाया जाए तो इकोनॉमी ग्रो करती है और डेफिसिट अपने आप कम होता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है, जहाँ 2024 से लेकर 25 साल तक इंडिया का इनकम हुआ था 31 लाख करोड़, वही खर्चा हुआ था उससे 16 लाख करोड़ ज्यादा, यानी 47 लाख करोड़। तब भी इसी साल में सरकार ने क्यों डिसाइड किया कि टैक्स अभी घटाना चाहिए? क्या इसके पीछे का रीजन सिर्फ 2026 का इलेक्शन है या कोई और बड़ा रीजन छुपा हुआ है? इसका डिटेल आंसर आपको मिलेगा एक दूसरी वीडियो में, लेकिन इसके लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर दो, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली फाइनेंस के ऊपर मजेदार रील्स अपलोड करता रहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और कमेंट में बताना कि अगली वीडियो कौन सी टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो। मिलता है अगली वीडियो में।